हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल्स से। पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया। तो आखिर रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं और उसको समझते भी हैं। तो रासायनिक अपक्रिया आखिर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिसमें पहले रासायनिक अपक्रिया का हम लोग डेफिनेशन को जानेंगे। आखिर डेफिनेशन इसका क्या होता है। तो रासायनिक अपक्रिया होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, तो यह रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। तो ये रासायनिक अपक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है और एक बी पदार्थ है, जब ये आपस में संयोग करेंगे या अपक्रिया करेंगे तो एक एक या एक से अधिक, कोई मान लीजिए एक हमारे पास कोई पदार्थ प्राप्त हुआ है सी, तो ये इसका जो गुण होगा इन दोनों से डिफर होगा, मतलब ये नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये डेफिनेशन से ही पता चल रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो भी पदार्थ बनेगा उसका गुण जो पदार्थ भाग ले रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, रिएक्शन के अनुसार जानते हैं। इसका रिएक्शन का दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आटा लिया, आटा से मैंने रोटी बनाया, तो रोटी बनाया इसमें, तो जो आटा का जो पहले जो प्रॉपर्टी थी और रोटी का प्रॉपर्टी, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी एक तरह का रासायनिक अपक्रिया है। इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस, और हमारे पास क्लोरीन गैस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है और सनलाइट की उपस्थिति में, तो ये प्राप्त होता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है, गैस है। क्लोरीन भी यहाँ पे गैस है, लेकिन जो पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सब, तो ये इसका गुण इससे काफ़ी डिफर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जी, जो भी नया पदार्थ बन रहा है इसका गुण जो पहले जो पदार्थ जो भाग लिया उससे डिफरेंट है। इस प्रकार हमने इसका डेफिनेशन बताया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अपक्रिया के बारे में हमने जान लिया। अब रासायनिक अपक्रिया में के कुछ टर्म होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के टर्म के बारे में जानते हैं। इसके दो टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। तो हमें दो चीज़ यहाँ पे, दो शब्द देखने को मिला है, जो एक अभिकारक है और एक प्रतिफल है। तो इसमें हम लोग पहले अभिकारक के बारे में जानते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो अभिकारक होता है जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। जो भी पदार्थ होगा जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त होगा, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में या अभिक्रिया के
अभिक्रिया में प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंट बस एक ही चीज का है, बस कि ये अपक्रिया में भाग ले रहा है और ये अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ए से पदार्थ बी बना रहे हैं, तो कोई ए पदार्थ बी में बदल रहा है तो ये हमको न्यू पदार्थ के रूप में प्राप्त होगा। ये जो बी पदार्थ है इसी को हम बोलेंगे प्रतिफल। और ये तीर का साइन भी बता रहा है जो कोई पदार्थ भाग लिया है और न्यू पदार्थ बना है, तो इस प्रकार जो न्यू पदार्थ बन रहा है उसको हम प्रतिफल बोलेंगे। और जो पदार्थ हमारा जो भाग ले रहा था इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। तो ये अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त होते हैं या अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। और तो अभिक्रिया और प्रतिफल के बारे में हम लोग जानेंगे जो आखिर होता है क्या है। तो अभिक्रिया नॉर्मल सा है जो अपक्रिया में भाग ले रहा है, और वो जो पदार्थ अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रतिफल। तो इसको रिएक्शंस के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है जिंक है, इसका अपक्रिया हम कराते हैं H2SO4 से, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे जब अपक्रिया करेगा तो ZnSO4 प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्योंकि कोई भी धातु, ये क्या है? मेटल है, क्या है? धातु है, धातु, और ये क्या है? अम्ल है। और जब भी कोई धातु अम्ल से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानना है। तो इसमें देखिए दो पदार्थ आपस में अपक्रिया कर रहा है और यहाँ पे दो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, और ये दो पदार्थ जो प्राप्त हो रहे हैं इसका गुण और ये जो पदार्थ भाग ले रहे हैं इससे काफ़ी डिफरेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी क्या एक तरह का रासायनिक अपक्रिया हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो अपक्रिया में दो टर्म्स हम जो मैंने बताया आपको, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भाग लेने वाले पदार्थ है हमारे पास वो है जिंक है और H2SO4 है। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? अभिकारक। जो तीर के पीछे जो भी चीज होगा, जो भी पदार्थ रहे, कोई भी यौगिक रहे, अणु रहे, ये सारा क्या कहलाएगा? हमारा अभिकारक कहलाएगा। और जो पदार्थ तीर के ये जो सामने से है इसके मुंह के साइड से जो भी रहेगा इसको हम बोलेंगे प्रतिफल। तो ये हमारे पास प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट हो गया। तो इस रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहा है क्या हुआ? प्रतिफल। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक बोलते हैं। तो हमने अभी सीखा रासायनिक अपक्रिया के बारे में और अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। तो रासायनिक अपक्रिया जो बताया मैंने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और इसमें हमने कुछ रिएक्शन देखे, मतलब ये रिएक्शन देखे जो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, जब आपस में ये क्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये भी एक तरह का रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में मिले हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। तो ये भी हमारा रासायनिक अपक्रिया हो गया। इसमें दो टर्म्स होते हैं जो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में मैंने जाना। जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है और जो पदार्थ बन रहा है उसके बारे में जाना। तो जो तीर के पीछे के जो लेफ्ट, अभिकारक को हमेशा हम बायां साइड लिखते हैं और प्रतिफल को हमेशा दायां साइड लिखते हैं। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हम तीर का साइन का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? तीर का साइन का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें डिटेल से इसको देखा जाएगा, तो आखिर लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, उसके बारे में हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो पहले अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। आखिर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं तो टॉपिक बनाते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन समझते हैं। तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया को
अपक्रिया को हम संकेत एवं सूत्रों से व्यक्त करते हैं तो प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है जो कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, उसको हम उसके जो परमाणु या अणु कुछ भी भाग ले रहे हो, पदार्थ भाग ले रहा हो, तो उसको हम संकेत एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे क्या? रासायनिक समीकरण है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कोई पदार्थ हमें, मान लीजिए हमें मैंने जिंक लिया। क्या लिया? जिंक। और यहाँ पे लिया मैंने जिंक लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई अम्ल ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो मान लीजिए कोई पदार्थ प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है हम अपक्रिया करके जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है हमें। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर जिंक लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन लिखा। इसमें देख सकते हैं, जो इसमें मैंने इसको देवनागरी में लिखा है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है जिंक के कितने अणु, परमाणु या आयन भाग ले रहे हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे हमको देवनागरी के रूप में लिखा मिल रहा है, जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। और स्पेस भी देखिए दोस्तों, कितना स्पेस ले रहा है, इतना स्पेस ले रहा है। तो इसको अगर हम संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो थोड़ा स्पेस भी कम लेगा, इंक भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। इसको हम संकेत के रूप में, तो जिंक को जैसे हम Zn परमाणु से सूचित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 सूत्र होता है इसका, और उसके तीर का साइन देंगे। और ये हमें प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब Zn, सल्फेट को SO4 बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस है थोड़ा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, जिंक का हमारे पास एक परमाणु भाग ले रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन का 2 है और सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो सूत्र से हमें ये जानकारी मिल जाता है, जो सूत्र में कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे हैं, इससे ये जानकारी मिल जाता है। फिर बन रहा है पदार्थ, उसमें कौन कौन से अणु बन रहे हैं, कौन कौन से परमाणु उसमें सम्मिलित है, इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो इसमें हम नॉर्मल इसको रासायनिक अपक्रिया को हम अगर लिखना चाहें सूत्र और संकेत की सहायता से, उसके बारे में हमें जानकारी अत्यधिक मात्रा में हमको प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम ऐसे ही लिखे उसको हिंदी में ऐसे ही करके, तो उसमें हमको जानकारी नहीं मिलेगी आखिर उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, कौन कौन से परमाणु से मिलके वो बना है, और कौन कौन सा अणु अपक्रिया के बाद बन रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम उसको संकेत एवं सूत्र की सहायता से व्यक्त करेंगे, जिससे हम आगे चल के इसके अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और भी रिएक्शन को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये आपस में अपक्रिया करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन है तो कार्बन हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट O से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है जो ऑक्सीजन के कितने अणु आखिर भाग ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहता है, तो इसको हम O2 के रूप में लिख दिए, संकेत के रूप में, इसको सूत्र के रूप में लिख दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन हो गया, और डाई मतलब क्या है, 2, और ऑक्साइड मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कितने बार लिखना है, डाई मतलब क्या होता है, 2। तो इस प्रकार हमें देखिए संकेत एवं सूत्र से लिखे यहाँ पे, तो कम स्पेस लगा और लिखना आसान काफ़ी रहा। और इससे हमें पता चला जहाँ ऑक्सीजन के कितने अनुभाग ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अनुभाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमें रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना
सीखना चाहिए और समझना चाहिए अच्छे से, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया के बारे में तो जान चुके हैं। जो रासायनिक अपक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलती है तो कोई नया पदार्थ बनता है। तो लेकिन उसको हम व्यक्त करेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में हमेशा, और रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने से बहुत सारे फायदे हैं, जिससे हमको पता चलेगा कौन पदार्थ भाग लिया, कितना पदार्थ भाग लिया, उसका मात्रा, मोल, ये सब के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर के एंड में हम जानेंगे जो आखिर कैसे उपयोगी है हमारे लिए। अब नेक्स्ट हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को, तो हम जान गए। अब रासायनिक समीकरण के टाइप्स को समझते हैं हम। तो रासायनिक समीकरण और टाइप्स को समझने के लिए 2 टॉपिक हम लोग जानेंगे, जिसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहला ये है संतुलित क्या होता है, और एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो संतुलित नाम से ही पता चल रहा है जो क्या होगा, ये बैलेंस होगा, ये इक्वेशन जो भी होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंस इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, जैसे हमारे पास ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, और बनने वाला हमारे पास सी पदार्थ है और डी पदार्थ है। तो ए पदार्थ और बी पदार्थ में जो अणु परमाणु भाग ले रहे होंगे, और इधर जो बनने वाले पदार्थ में परमाणु होंगे और ये अणु होंगे, तो समान परमाणु और समान अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। पहले डेफिनेशन कैसे इसको लिखेंगे इसको। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में, मतलब रासायनिक समीकरण कोई भी हमारे पास, तो रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ कहने का मतलब है क्या है, अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल के समान परमाणुओं की संख्याएं आपस में समान। मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है और उसमें रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें जो सेम परमाणु भाग ले रहा है और जो पदार्थ बन रहा है उसमें परमाणु है, उसकी संख्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों में सेम रहना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो असंतुलित हो जाएगा, अगर सेम है तो वो संतुलित हो जाएगा। इसको इक्वेशन समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, हम अपक्रिया करवा रहे हैं, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लेंगे, हो गया बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यहाँ पे एक अणु है लेकिन परमाणु इसमें 2 है। यहाँ भी मैग्नीशियम को देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। इस प्रकार देख सकते हैं दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ समान परमाणुओं की संख्याएं समान है, समान परमाणुओं की संख्या समान है। तो कहने के मतलब ये हमारा हुआ कि ये दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या समान है तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया हमारा। तो यही तो मैं डेफिनेशन बताया था, मतलब रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ, मतलब अभिकारक और प्रतिफल के समान परमाणुओं, मतलब समान परमाणुओं की संख्या आपस में समान होती है, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर यही डिफरेंट हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है AB2 है, कोई यहाँ पे है X2Y है पदार्थ है, और यहाँ पर भाग ले रहा है, वहाँ पे हमको प्राप्त हुआ AB प्राप्त हुआ, 2XY प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं B हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर B क्या है, 3 से गुना करेंगे 3 है। इस प्रकार यहाँ पर B परमाणु और यहाँ पर B परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। क्या हो गया, असंतुलित हो गया। इसको और भी रिएक्शन से हम समझ सकते हैं।
जैसे कि देखिए अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन H2 है, ये अब क्रिया करेगा O2 से तो बना लेगा जल। सबको पता है जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में सम्मिलित होकर और रिएक्शन करके बनाते हैं जल। अब देखिए इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। तो ये क्या संतुलित है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ समान परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं है। क्या है, नहीं है। अब दोनों तरफ समान परमाणुओं की संख्या समान नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। क्या हो गया, असंतुलित। इस प्रकार हमने संतुलित और असंतुलित के बारे में जान लिया। अब संतुलित असंतुलित हम लोग आपस में जान गए और पढ़ भी लिए और समझ भी लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक समीकरण को। अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे किया जाएगा, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले इतना जो मैंने बताया इसको फिर से दोहरा लेते हैं, आखिरकार मैंने क्या क्या मैंने पढ़ाया उसको। तो पहले पहला टॉपिक पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक। तो ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे A और B पदार्थ कोई आपस में मिला और बनाया कोई पदार्थ C। जैसे कि आटा से हमने रोटी बनाया, तो आटा में हमने पानी मिक्स किया, वाटर मिक्स किया होगा, तो 2 पदार्थ मिक्स किया, तो 2 पदार्थ के मिलाने से हमको फिर उसको हमने हीट किया और उसको बनाया, तो क्या प्राप्त हुआ, रोटी। तो ये जो पदार्थ बना, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ये पदार्थ बना, रोटी बना हमारा। तो इसी 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। इसे अल्ट्रावायलेट रेज जो भी मिलता है उससे ये अभिक्रिया तुरंत जल्दी हो जाती है, ये अंधकार में अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए सनलाइट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, प्रेरक के रूप में काम करता है और अभिक्रिया को तेज कर देता है और हमें प्राप्त हो जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके बारे में हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया। जब 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे तो तीसरा पदार्थ बनेगा, जो भी बने ABC। उसके बाद मैंने अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जाना था। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं अभिक्रिया कराने के लिए, उसको हम बोलेंगे क्या, अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है उसको बोलेंगे हम प्रतिफल। और इसका रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग समझे थे, जिसमें जिंक का मैंने अभिक्रिया कराया था H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ था और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ था। तो इसमें तीर के जो पीछे है यही तो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो इस प्रकार हमने अभिकारक और प्रतिफल के बारे में भी जाना। उसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत एवं सूत्र की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को किस चीज से व्यक्त करते हैं, रासायनिक उसके कुछ सूत्र एवं संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे कि जिंक को हम Zn से सूचित किए, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम सूत्र H2SO4 से सूचित किए, और जिंक सल्फेट जो प्राप्त हुआ उसको ZnSO4 से किए। इस प्रकार हम सूत्र एवं संकेत के द्वारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं, तो यही चीज तो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद मैंने बताया रासायनिक समीकरण के टाइप, जिसमें संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित में बताया मैंने, जो रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ मतलब ये अभिकारक और ये प्रतिफल समान परमाणुओं की संख्या समान समान हो तो वो संतुलित है, अगर ना हो तो असंतुलित है। जिसमें मैंने रिएक्शन करवा के भी दिखाया तो आप लोग को, जब मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और इधर मैग्नीशियम, दोनों तरफ देखिए मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों तरफ समान परमाणुओं की संख्याएं समान है ना, इसलिए इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे H2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और H2O है प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ये दोनों समान परमाणुओं की संख्या है, दोनों तरफ समान है, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार हमने रिवाइज भी कर लिया। अब बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हम संतुलित करना सीखेंगे और
उसके आगे का टॉपिक जो भी रहे हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार इतना रिवाइज करके आइएगा, आप नेक्स्ट सेशन में चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।